अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है रिप्रोडक्शन पे। आप बता दीजिए व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। किताब ने इतना सुंदर लिखा कि रिप्रोडक्शन इज़ अ मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन एंड मेंटेन्स अ स्पीशीज़। याद रखिए, रिप्रोडक्शन ये लाइफ की एक अजब सी करेक्टरिस्टिक्स इस हवाले से है कि हम कहते इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ वन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी नहीं। बकिया आप देखिए, डाइजेशन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं। यही तो कहना कि इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ वन इंडिविजुअल। लेकिन याद रखना, एक पॉपुलेशन और एक स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी होता है। जैसे लाहौर एक पॉपुलेशन है और लाहौर वाले ये फैसला करें और होमो सैपियंस ह्यूमन ये फैसला करें कि अब हमने रिप्रोडक्शन नहीं करनी, तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम एज कितनी है? आप 100 ईयर्स कर लीजिए। तो जिस बेबी की आज बर्थ हो रही 100 ईयर से पहले ही उसकी डेथ हो जाएगी। यानी 100 साल के बाद लाहौर में आपको एक भी होमो सैपियंस नहीं मिलेगा। तो इट इज़ मस्ट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ अ पॉपुलेशन एज वेल एज आ स्पीशीज़। जैसे होमो सैपियंस एक स्पीशीज़ हैं जो दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, और आज ये प्लान करें कि हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट 100 साल के बाद इस अर्थ पे आपको एक भी होमो सैपियन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन इज़ नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ वन इंडिविजुअल। It is must required for survival of a species as well as a population. What is reproduction? Reproduction is a mechanism that produces new generation, not essential for survival of one individual. बकिया सारे सिस्टम्स के हवाले से बात कीजिए तो वो बर्थ के साथ ही फंक्शनल होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कीजिए तो ये बर्थ के साथ फंक्शनल नहीं होते, बल्कि प्यूबर्टी पे जाकर ये फंक्शनल फॉर्म के अंदर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आखिरी एमसीक्यू इस हवाले से आपसे पूछ रहा, आप बताइए कि डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल इज़ बिकॉज ऑफ। तो हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देखिए, जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया तो मेल और फीमेल में एक ही होता है, एक ही पढ़ाया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से बात कीजिए, मेल और फीमेल में एक ही होता है, एक ही पढ़ा था। लेकिन मेल और फीमेल में जो फ़र्क है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से है। इसलिए मेल का और पढ़ेंगे, फीमेल का और पढ़ेंगे। तो आइए आज हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और प्यारे बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कीजिए तो आपकी आसानी की खातिर मैं इसको 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर रहा। वो जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से? सबसे पहले तो आप देखिए कॉपुलेटरी ऑर्गन, और उस ऑर्गन को हम क्या कहते? पीनस कहते। कॉपुलेटरी ऑर्गन, इट इज़ एन ऑर्गन that is used to transfer sperm in female reproductive tract। दूसरा कंपोनेंट जो आज हम पढ़ेंगे उसे कहते हैं टेस्टिस। आपस की बात है, टेस्टिस की एटमोलॉजी विटनेस है। ये मेलनेस के विटनेस होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा क्या? टेस्टिस। टेस्टिस की एटमोलॉजी विटनेस है। अगर आपने प्लूरल फॉर्म में यानी 2 होती हैं लिखेंगे तो स्पेलिंग यही होंगे जो लिख दिए, TES। लेकिन अगर आपने सिंगुलर लिखना होगा तो फिर लिखेंगे TESTIS, वो सिंगुलर
फॉर्म को इंडिकेट कर रहा। फिर प्यारे बच्चों, इनसे एसोसिएटेड कुछ डक्ट्स हैं, उन डक्ट्स के हवाले से मुझे आपको बात बतानी। याद रखिए, ये जो पीनस है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है, और टेस्टिस की बात कीजिए, ये भी बॉडी से एक्सटर्नल यानी एब्डोमिनल कैविटी से एक्सटर्नल होती हैं एक पाउच में, और वो जो पाउच होता है उसे स्क्रोटम कहते। याद रखिए, स्क्रोटम जो इसके अराउंड में, टेस्टिस के अराउंड में होता है सैक, उसे स्क्रोटम कहते। स्क्रोटम की एटमोलॉजी ही सैक है, और बेसिकली थर्मो रेगुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा। फिर दूसरी बात यह है कि टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री कम रिक्वायर होता है एज कंपेयर टू टेम्परेचर इन योर मेन बॉडी ट्रंक, यानी हम कहते 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर होता है ताकि सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म हो सके किधर, टेस्टिस के अंदर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, पीनस को कापुलेटरी ऑर्गन भी बोलते। टेस्टिस के अराउंड में जो सैक होता है उसे क्या कहते, स्क्रोटम कहते। स्क्रोटम की एटमोलॉजी ही सैक है। फिर इससे एसोसिएटेड जो डक्ट्स हैं सारे के साथ उनके हवाले से बात करेंगे, और आखिर में जो ग्लैंड्स हैं उन पे बात होगी। आइए मैं आपको बताऊं कि स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, फिर कहाँ से मूव करते करते किन डक्ट्स में मूव करते फिर इजैकुलेशन होती है। प्यारे बच्चों, ये जो डक्ट्स हैं इनके नेम्स मुझे भूल जाया करते थे सीक्वेंस में, तो मैंने ऐसे किए याद, आप भी कर लीजिएगा। आपको मालूम, स्टूडेंट टॉपिक को याद करने की खातिर कुछ निमोनिक्स बना लिया करते। जैसे आपके सर ने इन डक्ट्स के हवाले से जो बना लिया वो है 7 अप। अब सबसे पहले टेस्टिस के अंदर आपको बेताशा जो ट्यूब्यूल्स मिलती हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और प्यारे बच्चों, एक उसमें है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आपको मालूम है ये बायोलॉजी का मिजाज है, पैटर्न है। ट्यूब्यूल यानी बड़ी है तो ट्यूब होती है, छोटी होगी तो आप बोल देंगे ट्यूब्यूल। एनिमल, एनिमलक्यूल। पिन्ना, पिन्यूल। फिर प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको जो डक्ट मिलती है, बीच में इस स्पेस के रखने का एक मकसद है, यहाँ पर भी कुछ बताना, लेकिन पहले 7 अप के नाम से इन मेन डक्ट्स को याद कीजिएगा। एक फिर आपको मिलती है एपिडिडिमस कहते। क्यों कहते कुछ देर में बात करेंगे। फिर प्यारे बच्चों, एक डक्ट मिलेगी वैस डिफरेंस कहते। फिर इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर हमने जिक्र करना N4 नथिंग, इससे कुछ नहीं बनता लेकिन इससे ये निमोनिक्स बनती है। फिर यूरेथ्रा की बात होगी, और आखिर में कापुलेटरी ऑर्गन, पीनस पे कुछ बातें बतानी आपको। प्यारे बच्चों, याद रखना, सीमन की एटमोलॉजी स्पर्म है। फर कंटेनिंग को कहते, बेयरिंग को कहते। तो स्पर्म कंटेनिंग ट्यूब्यूल्स उन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते। प्यारे बच्चों, ये टेस्टिस के अंदर आपको बेतहाशा स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, लोब्यूल्स। फिर यही बात है कि बायोलॉजी का मिजाज है, कोई लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो उसे लोब कहते, स्मॉलर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, लोब्यूल्स। और इस लोब्यूल के हवाले से बात कीजिए तो इसके अंदर आपको 3 to 4 ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। अब एक ट्यूब्यूल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, और पर्टिकुलरली फोकस हमने करना है किसके ऊपर, ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसे कहते हो जर्मिनल एपिथेलियम, यानी इसमें जर्मिनेशन होगी। जो ग्रोइंग है,
तो प्यारे बच्चों वो कौन, जर्मिनल एपिथेलियम, माइटोसिस मायोसिस होगी इस पर, और फिर इसी से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। चूंकि बेसिकली ये स्पर्म फॉर्मिंग होती है, इसीलिए हम इसे कहते क्या, जर्मिनल एपिथेलियम। इसकी जर्मिनेशन से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर मोस्ट लेयर, उसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते, जर्मिनेशन होती है। और याद रखिए सीमन स्पर्म को कहते, फर बेरिंग कंटेनिंग को कहते। तो चूंकि ये स्पर्म कंटेनिंग होती हैं, ये स्पर्म प्रोड्यूसिंग होती हैं, इसीलिए इन्हें सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते। प्यारे बच्चों, इसके बाद ये जो स्पेस रखी है, यहाँ पर जो डक्ट्स आती हैं उन्हें देख लीजिए। यानी इसके बाद सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आपको डक्ट्स मिलती हैं, उन्हें बोलते हैं रेटी टेस्टिस। आप बता सकते हैं व्हाट इज रेटी? रेटी नेटवर्क को कहते। जैसे आप पढ़ते रेटिकुलम, जैसे आपने पढ़ा रेटिकुलेट वीनेशन, तो ये एक नेटवर्क फैशन में मौजूद होती हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं क्या, रेटी टेस्टिस। इसके बाद ये सीक्वेंस के अंदर जो डक्ट आपको मिलती हैं उसे बोलते हैं क्या, वैस इफ्रेंशिया। बेटे इफ्रेंट, वैस तो वैसल कोई कहते, इफ्रेंट किसे कहते, हम कहते एटमोलॉजी मूविंग अवे। जो इस रेटी टेस्टिस से अवे लेकर जाएगी उसे क्या बोलते, वैस इफ्रेंशिया बोलते। इसके बाद टेस्टिस से बाहर की जानिब एक डक्ट मिलती है, उसे एपिडिडिमस कहते। एपी कहते ओन को, अपर को कहते। डिडिमस की एटमोलॉजी टेस्टिस है। तो चूंकि ये टेस्टिस के बिल्कुल अपर साइड पर होती है, इट रेस्ट्स ऑन टेस्टिस, इसीलिए से बोलते हैं क्या, एपिडिडिमस कहते। हाईली कन्वोल्यूटेड होती है और मैच्योरेशन और स्टोरेज ऑफ स्पर्म, particularly storage of sperm is associated with epididymis। फिर प्यारे बच्चों वैस डिफरेंस की बात करते। इसके बाद जो डक्ट है, मेन डक्ट, इसे कहते हैं वैस डिफरेंस। वैस वेसल को कहते। डिफरेंस की एटमोलॉजी है कैरी अवे, अ डक्ट दैट कैरीज स्पर्म अवे फ्रॉम एपिडिडिमस इज नोन एज वैस डिफरेंस। फिर प्यारे बच्चों ये जो ग्रीन के अंदर आपको शो कर दी है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट। स्पर्म लीव्स वैस डिफरेंस थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये जो आपको पिंक में एक डक्ट दिखाई दे रही, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। चूंकि प्यारे बच्चों ये यूरिन कंटेनिंग भी होती है और जेनिटल मटेरियल, स्पर्म की इजैकुलेशन भी एक ही डक्ट से होती है। ह्यूमन मेल में एक ही डक्ट है जहां से यूरिन की एक्सक्रीशन भी होती है और स्पर्म की इजैकुलेशन भी होती है, इसीलिए इस डक्ट को हम यूरिनो जेनिटल डक्ट भी कहते। ह्यूमन मेल में एक ही डक्ट होती है और ये डक्ट जिस ऑर्गन के अंदर मौजूद होती है उस ऑर्गन को हम लोग पीनस कहते। आपकी और पीनस की एटमोलॉजी टेल है, तो यूं लगा कि टेल है तो नाम रख दिया गया पीनस। और पीनस के हवाले से दो कंपोनेंट्स का जिक्र आपकी किताब में, एक को हम लोग कहते ग्लांस पीनस और दूसरा स्ट्रक्चर प्री प्यूस की बात करते। याद रखिए प्री बिफोर को कहते प्यूस, पीनस को कहते। तो ये पीनस से पहले एक मेम्ब्रेनस सी आउटग्रोथ सी होती है, उसे प्री प्यूस कहते। तो प्यारे बच्चों जब सर्कमसीजन होता है, जब खतने होते तो रिमूव कर दिया करते किसको, प्री प्यूस को। यानी सर्कमसीजन इज रिमूवल ऑफ प्री प्यूस। और ग्लांस की एटमोलॉजी स्फेरिकल है, ग्लोबुलर है। तो ये जो पीनस के इनिशियल पार्ट में आप देखिए, ये जो राउंडेड सा पार्ट होता है इसे ग्लांस पीनस कहते, ग्लांस ग्लोबुलर को कहते। तो प्यारे बच्चों ये जो ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर आपको मिलता है
इसे ग्लांड्स पीनस कहते। और बेताशा नर्व सप्लाई होती है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है ये तो सारी वो डक्ट्स थी कि यहाँ से स्पर्म बनते बनते फिर इजैकुलेशन तक आता है। और याद रखिए ये जो वाज डिफरेंस है इसी को हम लोग स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, इसी को कहते हैं मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब प्यारे बच्चों एक दफ़ा यहाँ पर देखिए कि कहाँ से स्पर्म बनते हैं। इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स से बनकर रेटी टेस्टिस में आते हैं, फिर वैज इफ्रेंशिया में, फिर ये जो हाईली कन्वोल्यूटेड है एपिडिडीमस में, फिर वैज डिफरेंस में, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में, यूरीथ्रा या यूरिनोजेनिटल डक्ट के अंदर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा नेक्स्ट जरा देखिए, टेस्टिस के अंदर आपको कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं। सबसे पहले मुझे उनकी बात आपको बतानी है। उन दो ग्लैंड्स के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों एक को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्टोलाई सेल्स। याद रखिए सर्टोलाई इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने देखा तो अपने नाम पे रख दिया। फिर एक और टाइप ऑफ ग्लैंड्स मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं लेडिग सेल्स। लेडिग भी साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने स्टडी किया तो अपने नाम पे नाम रख दिया, यानी लेडिग सेल्स। और लेडिग को ही कहते क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते, इंटर इन बिटवीन को कहते, और स्टिशियम, इंटरस्टिशियम का एक मतलब है इन बिटवीन, इनको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते। अब प्यारे बच्चों सर्टोलाई सेल्स को नर्स सेल्स भी कहते चूंकि ये स्पर्म को केयर करेगा। इसको मदर सेल भी कहते चूंकि ये स्पर्म की नरिशमेंट में इन्वॉल्व होता है। तो प्यारे बच्चों सर्टोलाई सेल्स को स्टिमुलेट कौन करेगा, हम लोग कहते फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, वो आकर स्टिमुलेट करेगा किसको, सर्टोलाई सेल्स को। ये अपनी सिक्रीशंस को सिक्रेट कर देंगे। और याद रखना ये जो सर्टोलाई सेल्स हैं ये पार्ट हैं किसका, वॉल ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स की फॉर एग्जांपल अगर ये एक ट्यूब्यूल बिलफर्ज है गलत, इसकी वॉल का ये पार्ट होते हैं और ये सिक्रेट कर देंगे इसके अंदर। और सर्टोलाई सेल्स की जो सिक्रीशन है वो लिक्विड मीडियम देंगी, स्पर्म को प्रोटेक्ट करेंगी, नरिशमेंट मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई। और एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है ये सर्टोली सेल्स की सिक्रीशंस। वो क्या है कुछ देर में बताता हूं आपको। फिर लेडिग सेल्स की बात कीजिए या इंटरस्टिशियल सेल्स की बात कीजिए, इनको जो स्टिमुलेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल में इसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक ही बात है बेटे, ये नेम से इंडिकेट होता है एक ऐसा हार्मोन जो इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करे, उसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी स्टिमुलेशन से यहाँ से एक हार्मोन आता है, उस हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और याद रखिए टेस्टोस्टेरोन जर्मिनल एपिथेलियम की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा, इसीलिए इसकी एसोसिएशन स्पर्म प्रोडक्शन के साथ भी है। इस तरह से हम एसोसिएट कर देंगे। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भी एसोसिएशन स्पर्म प्रोडक्शन के साथ है, जर्मिनल एपिथेलियम को ये स्टिमुलेट करेगा मेल में। तो प्यारे बच्चों ये तो दो ग्लैंड्स आपको बता दिए। अब कुछ और ग्लैंड्स भी हैं जिनके हवाले से आपको बताना है, वो यहाँ पर आपको बता रहा। आप कहेंगे सर वो जगह भी तो है, नहीं वो एक और प्रोसेस के लिए बचा रखी है। प्यारे बच्चों एक इसके अंदर आपको मिलता है सेमिनल वेसिकल। वैसे ना सीमन की एटमोलॉजी स्पर्म है, लेकिन सीमन क्या होता है, हम कहते हैं स्पर्म प्लस एसोसिएटेड फ्लूइड, उसके साथ जो भी फ्लूइड होता है उस सारे को मिलाकर बोलिए तो सीमन कहते। सेमिनल वेसिकल। फिर एक ग्लैंड मिलता है उसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और फिर प्यारे बच्चों आखिर में हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जिक्र करेंगे।
बल्बो यूरेथ्रल की बात की जाए, इसी को बोलते हैं क्या, कॉपर्स ग्लैंड। अब सबसे पहले देखिए कि स्पर्म के साथ जो फ्लूइड आता है उसका जो 60% है वो सिक्रेट करता है कौन, सेमिनल वेसिकल। प्यारे बच्चों, जहां पर ये इजैकुलेटरी डक्ट शुरू होती है उसके शुरू के अंदर ये मौजूद होता है और अपनी सिक्रीशन को इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर भेज देगा। ये आपके सर ने जो बना दी है, इन्हें सेमिनल वेसिकल्स कहना। और प्यारे बच्चों, 60% वो जो सीमन के अंदर फ्लूइड है उसको जो सिक्रेट करता है वो कौन, सेमिनल वेसिकल। नेम से इंडिकेट होता है ऐसे वेसिकल्स, ऐसे ग्लैंड्स हैं जो सीमन को सिक्रेट करते हैं 60%। इसमें होता क्या है, इसमें एक तो फ्रुक्टोज होती है। आपको मालूम है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए एनर्जी रिक्वायर है, फूड रिक्वायर है, तो जो फ्रुक्टोज दे रहा है वो कौन है, सेमिनल वेसिकल। फिर प्यारे बच्चों, सेमिनल वेसिकल अल्कलाइन मीडियम को भी सिक्रेट करेगा। जो वेजाइना होती है ये एसिडिक होती है, तो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजाइना अल्कलाइन मीडियम रिक्वायर होता है। अल्कलाइन मीडियम वेजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि स्पर्म का लाइफ स्पैन इंक्रीज हो सके। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की बात की जाए, प्रो बिफोर को कहते, स्टेट स्टैंडिंग को कहते। तो प्यारे बच्चों, जो इस यानी स्टैंडिंग बिफोर, इसकी एटमोलॉजी ये है, नाम का मतलब ये है। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट जिस ग्लैंड के अंदर से पास कर रही, ये जो आपके सर ने पिंक में बनाया, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहते। प्यारे बच्चों, ये जो ग्लैंड है एक तो सिट्रेट को सिक्रेट करेगा जो कि फूड के तौर पे एक्ट करेगा। फिर ये कुछ एंजाइम्स को सिक्रेट करेगा। उन एंजाइम्स का फंक्शन क्या, कि सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाके क्लॉट हो जाएगा, उस क्लॉट को ब्रेक डाउन करने के अंदर हेल्प करता है। फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जिक्र करेंगे। बल्ब स्वोलन को कहते, यूरेथ्रा को कहते। तो प्यारे बच्चों, यूरेथ्रा से शुरू में ये जो ग्लैंड आपके सामने शो किया है इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते। सबसे पहले जो सिक्रीशन है यानी ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी वो आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की या कॉपर्स ग्लैंड की। इसके सिक्रीशन में ऐसा क्या होता है, हम कहते हैं म्यूकस होता है। और उस म्यूकस का जो फंक्शन है वो क्या, हम कहते हैं एक तो ये यूरेथ्रा की इनर वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, यानी फ्रिक्शनल। आपको मालूम है स्पर्म की इजैकुलेशन बहुत स्पीड के साथ होती है, तो प्यारे बच्चों इस यूरेथ्रल वॉल को डैमेज हो सकता है। फ्रिक्शनल डैमेज से बचाने के लिए एक तो ये म्यूकस उससे बचा रहा होगा, दूसरा अगर इसके अंदर कोई यूरिन पार्टिकल मौजूद है तो ये भी इसके साथ बाहर आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों सारा था क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आखिर में आपको एक बात बतानी है और उसे हम लोग कहते क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप बताएंगे कि इसे स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों कहते, तो याद रखिए स्पर्म तो स्पर्म को ही कहते, वैसे सीड को कहते एटमोलॉजी में देखें तो। जिन जनरेशन को कहते सेज प्रोसेस को कहते। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये प्रोसेस किस में होता है, हम कहते मेल में होता है। फिर किस में होता है, हम कहेंगे टेस्टिस में होता है। फिर कहाँ पर होता है, हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। जर्मिनल एपिथेलियम होती है, यानी प्यारे बच्चों आप यहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ पर मौजूद होता है कौन, स्टेम सेल होता है, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल होता है। आपके सर सिंपली स्टेम सेल लिख रहे हैं बेटे। इस स्टेम सेल से फॉर्मेशन होती है किसकी, हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया की। यह स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल होता है, इससे बनेगा कौन, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से फिर फॉर्मेशन होती है किसकी, हम कहते प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट की। प्राइमरी तो फर्स्ट को ही कह, स्पर्म को कहते, साइट सेल को कहते। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद फिर फॉर्मेशन होगी किसकी? सेकेंडरी। आप बताइए, हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होगी। फिर इससे प्यारे बच्चों बनेगा क्या? स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड के बाद बात कीजिए तो हम कहेंगे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। अब यह प्रोसेस किस तरह से होता है? प्यूबर्टी पे यह प्रोसेस होता है और प्यारे बच्चों स्टेम सेल के ऊपर माइटोसिस होती है और फिर बनेगा क्या? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया पर भी माइटोसिस होती है और फिर एक किताब ने लिखा है डिफरेंशिएशन होती है। तो आप लिख लें कि माइटोसिस होती है, डिफरेंशिएशन होती है, दोनों होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ऊपर मायोसिस 1 ऑपरेट करती है। तो प्यारे बच्चों बनेगा कौन? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे मायोसिस 2 ऑपरेट करेगी। बनेगा क्या? स्पर्मेटिड। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हम कहते 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनेंगे और स्पर्मेटिड से जो स्पर्म बनता है इसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या? हम कहते हैं डिफरेंशिएशन है, मैच्योरेशन, स्पेशलाइजेशन। यानी जब कोई सेल अपने स्ट्रक्चर के हवाले से, फंक्शन के हवाले से फुली मैच्योर फॉर्म में आ जाए, इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते और ऐसे सेल को डिफरेंशिएटेड सेल कहते। अब प्यारे बच्चों स्पर्मेटिड की बात की जाए तो ये नॉन मोटाइल होता है, विदाउट स्पर्म होता है, विदाउट फ्लैजेला होता है। और जब ये मोटाइल हो जाए यानी स्पर्म कंटेनिंग हो, फ्लैजेला कंटेनिंग हो जाए, इसे स्पर्म कहते। कुछ और भी कहते, स्पर्मेटोजुआ भी कहते, जू एनिमल से, तो मोटाइल होने की वजह से स्पर्मेटोजुआ भी कहते। द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्टेम सेल इज नॉन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन प्यारे बच्चों द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड इज नॉन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब प्यारे बच्चों मुझे आपसे पूछना कि मायोसिस 1 ऑपरेट्स ऑन, तो आप बता देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स थ्रू मायोसिस 1? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मायोसिस 2 ऑपरेट्स ऑन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड इज फॉर्म्ड थ्रू मायोसिस 2। प्यारे बच्चों याद रखना यह स्टेम सेल डिप्लॉयड होता है। माइटोसिस हुई है, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है। अब जब इस पर मायोसिस 1 हो गई तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होगा। तो पूछते हैं ऐसे, ये 4 ऑप्शन देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉयड, तो बता दीजिएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी हैप्लॉयड होता है और स्पर्म भी हैप्लॉयड, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। आपसे पूछना है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? 4 बनेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। इसी तरह एक दफा एग्जाम में सवाल पूछा गया, अगर आपके पास 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हुए तो स्पर्म कितने बनेंगे? तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 बनता है। प्यारे बच्चों ये सारा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।